निफ्टी आईटी एज ऑफ नाउ याद रखिएगा एक कमज़ोर पड़ी है। अनुज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और ऑलमोस्ट हम इस अर्निंग सीज़न का एक सब्सटेंशियल पार्ट दिख चुके हैं। अब तक की इस अर्निंग सीज़न को देखकर शायद एक एक पशुपेश, एक दिक्कत और एक आई थिंक सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये रहा है कि आज हमने निफ्टी ने 25,000 को स्ट्राइक कर दिया, बट इस बार के नंबर्स इतने प्रभावशाली नहीं लग रहे हैं। अधिकतर लोग या फिर जनमानस ये कह रहा है कि इट्स ए लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। आप किस खेमे में इस वक्त? नमस्कार वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून आपको, आपकी टीम को और सीएनबीसी आवाज के सारे दर्शकों को। आपका बिल्कुल पॉइंट वैलिड है वीरू जी कि इस बार जो ये रैली है ये लिक्विडिटी फ्यूल्ड, फंडामेंटल ड्रिवन तो है ही, पर लिक्विडिटी फ्यूल्ड भी कहीं किसी हद तक नॉर्मल रैली से ज्यादा है। इस बार के नंबर्स अगर हम फाइनेंशियल्स को छोड़ दें तो मुझे थोड़े डिसअपॉइंटिंग लगते हैं। बट अगर हम ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड की बात करें, जिन सेक्टर्स में ग्रोथ देखी जा रही है वो इंटैक्ट है। निफ्टी के नंबर्स में बात करें तो दो सेक्टर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है, आईटी और फाइनेंशियल्स। इन दोनों सेक्टर्स में कुछ ना कुछ हेडविंड्स है। आईटी में मुझे लगता है कि वो हेडविंड्स कुछ हद तक क्लियर हो चुकी हैं, बट फाइनेंशियल्स में जो ग्रोथ, ये जो डिपॉजिट ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम्स है, ये रियल है और ऑन ग्राउंड है। जो पैसा मार्केट में आ रहा है, जो पहले बैंक्स में जाता था, इससे बैंक्स को कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर देखी जा रही है। एंड हाँ, ओवरऑल मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन रियलिटी से थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज्यादा है। ओके ओके इस बीच मैं अनुज जी आपको एक बार के लिए रोकना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ दूसरे विषय पे। जोमेटो के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। क्षमा चाहूँगा सर, एक बार एक्टर साहब स्क्रीन पे नंबर रखिए। मुनाफे ये करीब इस क्वार्टर में कंसोलिडेट आए, लगभग 2416 से बढ़कर लगभग 4206 करोड़ रुपए रही है। यहाँ पे एक सब्सटेंशियल जंप है और 233.40 दैट मीन्स ये टिक इसको इसके करियर के हाई स्ट्रीक पे आ रहा है। और मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर करीब 253 करोड़ रुपए। नंबर कोई एक्सेप्शनल आइटम है या नहीं मेरे को आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, बट अगर ये सिर्फ अगर आप देखें तो विदाउट एनी एक्सेप्शनल आइटम है, ये शानदार नंबर्स हैं। मुनाफा करीब 2416 करोड़ से बढ़कर 4206 करोड़ रुपए। याद रखिएगा इस क्वार्टर में इवेंट्स बहुत सारे थे और उसका शायद पॉसिबल एक इम्पैक्ट है यहाँ पे। आप वर्ल्ड कप को देखिए, वो था इस बार, और आईपीएल का इम्पैक्ट हो सकता है, बट नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। हर्षदा ये हमारे कार्यक्रम में जोमेटो स्पेशलिस्ट है। हर्षदा नंबर बेहद शानदार। मैं तो खुद चौंक गया इस बार नंबर देख के। एक्चुअली बस वो 2 करोड़ से 253 करोड़ कैसे हुआ है वो देखना पड़ेगा वीरू। मैं इनफैक्ट खोलने की कोशिश कर रही हूँ उनकी रिलीज और स्टेटमेंट। इसमें आपको याद होगा पिछले बारी जब इनसे बात हो रही थी, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि देखिए ब्लिंकिट जोमेटो की फूड डिलीवरी से ज़्यादा बड़ा कारोबार हो गया है और वो एक ड्राइविंग फैक्टर रह सकता है। क्या उसी ने ड्राइव किया नंबर्स को? फूड बिजनेस का कितना कंट्रीब्यूशन है वो डिटेल आएगा कुछ देर में। इनफैक्ट उनकी प्रेजेंटेशन अपलोडेड नहीं है। नॉर्मली दीपेंद्र गोयल वो ब्लॉग जो है लिखते हैं डिटेल में और वो शेयर हो जाता है, वो अब तक दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन वो कुछ देर में आ जाएगा। एबिटा लेवल पर भी ऑपरेशनली मजबूत नंबर है। तो वीरू यहाँ पर वो एक्सेप्शनल आइटम का फिगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा आय बढ़ी है, रेवेन्यू जो बड़ा है इसको सपोर्ट कर रहा है एबिटा। तो एबिटा इनफैक्ट घाटे से प्रॉफिट में आया 177 करोड़ का एबिटा। तो ऑपरेशनली नंबर्स में बेहतरी देखने को मिल रही है, इसीलिए उस स्टॉक को अब थम्स अप मिलता हुआ 235 करोड़ के आसपास, 235 रुपीस के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ और 253 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कुछ ही देर में आई एम अज्यूमिंग वो डिटेल आ जाएगा कि ब्लिंकिट, फूड सर्विस, इन सब में क्या बारीकियां हैं, लेकिन नंबर्स बाय फार बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे हैं। अनिरुद्ध, आप ट्रैक करते हैं जोमेटो को? एब्सोल्युटली, और बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं एंड अबव एक्सपेक्टेशंस नंबर है। पर हर्षिता, जैसे आपको वीरू जी कह रहे थे कि आप एक्सपर्ट है, हम सब एक चीज को तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ब्लिंकिट के स्पेशली आने से एक बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल चेंज आया है कंपनी में। हम और कंपनीज को भी देख रहे हैं फास्ट कॉमर्स की तरफ, ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी छूट गई हो, एवरीबॉडी वांट्स टू कम इनटू दिस डोमेन। और एक
कंज्यूमर बिहेवियरल में जो फंडामेंटल शिफ्ट है, जो रिलेटिव चेंज जिस पे हम इन्वेस्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, एक कुछ फंडामेंटल शिफ्ट, एक ऐसी एडवांटेज जो कंपनी के पास पहले नहीं थी, आज है, और वो है ब्लिंकिट। और ब्लिंकिट के आने से मुझे लगता है जोमेटो की अर्निंग्स में ये अभी शुरुआत है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में और जोमेटो बढ़ेगा, ब्लिंकिट बढ़ेगा, ये प्रॉफिट्स अपवर्ड ही दिखेंगे। प्रीमियमाइजेशन में हमने पिछली बार भी फोकस किया था। प्रीमियमाइजेशन में अगर आप देखें, चाहे वो रेलवेज है, चाहे वो जोमेटो है, ब्लिंकिट है, चाहे चाहे वो एयरलाइंस है, चाहे ये सारे जितने भी ये सेक्टर्स हैं, इसमें जो इंडियन कंज्यूमर है, इसका स्पेंड डे बाय डे बढ़ रहा है। और ब्लिंकिट में तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट है, जो कि ना सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी दिख रहा है। तो जी हाँ, एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। देखते हैं यहाँ पर क्या डिलीवर किया है कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस ने, फूड सर्विस बिजनेस ने, और साथ ही साथ ब्लिंकिट ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, या अनुमान तो बाजार लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन इवेंचुअली वो नंबर क्या आया है उस पर अभी भी वर्डिक्ट आना बाकी है। तो जोमेटो हैंड्स डाउन स्ट्रॉन्ग क्वार्टर और एक अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला है। इस समय आईटी पर आपका क्या स्टांस है अनुरुद्ध? कंसिडरिंग आईटी में हमने देखा है नंबर्स आ चुके हैं, और कल शाम को जे पावल फेड चेयर ने यह भी कह दिया कि देखिए सितंबर में एक रेट एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अब वो क्या मार्केट ने पचा लिया है या फिर आगे पचाना बाकी है? और इस तरह के एनवायरनमेंट में फिर क्या टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर बढ़ता दिखाई देगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मार्केट ने जो फेड का एक्शन है वो 2-3 महीने पहले ही बचा लिया था। एक कंफ्यूजन बीच में जरूर आई, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है एज इन्फ्लेशन एंड्स। तो इसके कारण आईटी में मुझे लगता है कि जो मार्केट का इंटरेस्ट है वो बढ़ना चाहिए। और वैसे भी आईटी का जो साइकिल है वो बाकी सारे साइकिल से थोड़ा एफएमसीजी से थोड़ा डीप रहेगा, बट बाकी अगर हम कमोडिटी एंड अदर साइक्लिकल से बोले तो मच शैलो रहता है। इन्होंने जो अपना टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन करना था वो कर लिया है। जैसे हमने पहले भी हमारा स्टांस रहा है कि वो लीडर्स नहीं रहेंगे, पर इस मार्केट में जिसमें हम 25,000 के लेवल पे बैठे हैं, ऑल दीज वेरी गुड मैनेजमेंट कंपनीज हैविंग सस्टेनेबल मोड्स और मार्केट शेयर है, अगर फेड चेंज आता है, ये फेड रेट कट आता है, इससे इन्हें आने वाले कुछ टाइम में जब ग्लोबल ग्रोथ रिवाइव होती है, फायदा ही होना चाहिए। तो हम आईटी पे एक्सट्रीमली बुलिश नहीं है, क्योंकि हमें और बेटर अपॉर्चुनिटीज भी दिखती हैं। बट हाँ, इस टाइम पे मार्केट में आईटी में को अपने पोर्टफोलियो का, एक नए पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। ओके अच्छा, अभी आपसे बातचीत करने से पहले अनुरुद्ध जी, हम डाबर की मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। अगर ये मॉनसून अच्छा रहा तो एक और चीज़ बड़ी इम्पैक्टफुल होती है, वो होता है कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ जाएगा, आपका एग्री प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग काफ़ी नीचे आ जाएगी, अलॉन्ग विद आई थिंक स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम रूरल इंडिया। ये दोनों चीज़ें, और अभी मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में करीब 50% का हाइक किया है। दैट्स गुड फॉर मीडिया एज वेल, हमारे लिए भी अच्छा है। बट एफएमसीजी पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, एफएमसीजी पे भी हमारा व्यू आईटी वाला ही है। हमें लगता है कि ये लीडर्स नहीं रहेंगे, पर इनको एब्सोल्यूट टाइम और प्राइस करेक्शन जितनी रिक्वायर्ड थी इस सेक्टर को, वो मिल गई है। और कहीं ना कहीं ये मार्केट में मैं बोलूंगा कि हम एक ऐसे जोन में हैं जहां तो ना ये बाजार बहुत सस्ता है, ना बहुत ज्यादा महंगा है। हम टेस्ट मैच की डे 4 या डे 5 वाली पिच पे हैं, जहां पे हमें सिर्फ हर बॉल पे वी कैन नॉट हिट, यहाँ पे हमें थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट की वैल्यूएशंस अब उतनी सस्ती नहीं है। पैसा जैसे पिछले 2 साल में बना है कि आप कुछ भी खरीदिए और पैसा बन रहा है, हमें लगता है कि अगले 6 महीने में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस काउंट करेगा। और आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये तो बड़े बिग ब्रदर्स हैं। अब ये बिग ब्रदर्स का कहीं ना कहीं रोल पोर्टफोलियोज में पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा अनुरुद्ध जी, एक फीलिंग आ रही है क्या आपको कि बैंक्स को थोड़ा बाजार अभी अवॉइड कर रहा है एज ऑफ नाउ, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हो जाए तब इसको देखेंगे? जिस प्रकार के नंबर्स रहे इस क्वार्टर में, उसको देखने के बाद मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ, काफ़ी समय से इस रेंज में टाइम स्पेंड करता, कोलैप्स भी नहीं हो रहा है बट चल भी नहीं रहा है, बाजार की तेज़ी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है।
कोई भी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर अगर आप देखें एक्सेप्ट फेडरल बैंक चल ही नहीं रहा है, साइडवेज है। क्या बाजार कूलिंग ऑफ का इंतजार कर रहा है? आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो मुझे लगता है कि बैंक्स का परफॉर्म ना करना इसलिए था क्योंकि हमारी इंडिया में बैंक से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहती हैं। पिछले अगर हम 10 साल देखें तो बैंक्स ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया था। 2021 से पिछले 10 साल देखें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। और एचडीएफसी ट्विंस, बजाज ट्विंस, ये एक नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट्स बन गए थे। और इनकी जो वैल्यूएशंस थी, उन वैल्यूएशंस को सबने नजरअंदाज कर दिया था कि अगर ग्रोथ है तो वैल्यूएशंस मैटर नहीं करते। बट फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है, वैसे तो सब सेक्टर्स ही ऐसे रहते हैं, फाइनेंशियल स्पेशली एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पिछले 10 साल में किसी ने लेंडिंग की, अच्छी करी बुरी करी, उसको उस हिसाब से वैल्यूएशंस मिल जाती है। और आने वाले 10 साल में व्हेन द थिंग्स प्ले आउट, तो आपको कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा वर्ड यूज करूंगा, खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो एचडीएफसी, कोटक, ऑल दीज वेरी गुड प्राइवेट लेंडर्स वर एट वैल्यूएशन जो वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। और इंडियन फंड्स के साथ, इंडियन रिटेल के साथ ये कहीं ना कहीं सिनोनिमस बन गए थे कि किसी भी प्राइस पे बाय करे जा सकते हैं। बट इस टाइम पीरियड पे अब जाके हमें ऐसा लगता है कि इनका जो अगेन टाइम एंड प्राइस करेक्शन था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिपॉजिट ग्रोथ वापस लौटेगी बिकॉज एवरीथिंग रिवर्ट्स टू मीन। एंड उस टाइम पे फिर जो बैंक्स जिन्होंने अंडर परफॉर्म करा है, कहीं ना कहीं आने वाले 1-1.5 साल में इनमें हमें ग्रोथ का अच्छा अंदाजा लगता है। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए अनिरुद्ध। इस बीच एनएमडीसी का जुलाई प्रोडक्शन का डेटा